अस्सलाम स्टूडेंट्स। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कारनेट इंजन। अभी तक जो है ना हम पढ़ते आए हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जैसे रियल हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से रियल जो है ना परफेक्ट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम विदाउट एनी वर्क या जब भी हमने हीट इंजन को स्टडी करना है या हीट इंजन को देखना है तो हीट इंजन की ये स्ट्रेटजी है कि इसने हॉट रिजर्वायर से हीट लेनी है, उसका कुछ पार्ट जो है ना वर्क में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट है उसने लो टेम्परेचर रिजर्वायर में लाजमी रिजेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये इससे हीट इंजन से हम वर्क लेते हैं और रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम वर्क करते हैं टू फ्लो द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर तक खुद नहीं जा सकती और हॉट रिजर्वायर से कोल्ड वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकती विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ हीट इनटू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये कारनेट इंजन है, दैट इज़ अ लिटिल आइडियल इंजन, अ लिटिल परफेक्ट इंजन एंड कंसीडर्ड एन आइडियल इंजन। और आइडियल इंजन इस तरह से है कि ये जो है ये आम हीट इंजन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफेक्ट है और अगर हम इसके ऊपर वर्क इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है ना हम हीट इंजन की परफेक्शन तक पहुंच जाता है। ऑल दो 100% इट इज़ आल्सो नॉट 100% एफिशिएंट। ठीक है, 100% एफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं है, लेकिन कारनेट इंजन सबसे बेहतरीन इंजन है। ठीक है, ये सादी कारनेट इन 1940 में जो है ना इसने डिस्क्राइब किया था एन आइडियल इंजन यूजिंग ओनली आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसके अंदर जो है ना वो इसमें तो सिंपल सी बात थी ना कि हीट आई, वर्क में कन्वर्ट हुई और रिमेनिंग क्यू टीएल में चली गई। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। द कारनेट इंजन इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस, मीन इसके अंदर हीट लॉसेस भी नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर्ड एन आइडियल इंजन। Sadi shows that a heat engine operating in an ideal reversible cycle between two heat reservoir at different temperature would be the most efficient। अब ये इसकी जो है ना वो एक डेफिनेशन भी समझ लें कि हीट इंजन जो है इट्स ऑपरेट इन द रिवर्सिबल आइडियल रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन टू हीट रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट। कंस्ट्रक्शन है आगे इस इंजन की, इसके अंदर कितने पार्ट्स होंगे। ए सिलेंडर कंटेनिंग परफेक्ट गैस हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड पिस्टन एंड कंडक्टिंग बेस, मीन इसकी जो है ना वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होंगी और पिस्टन और बेस जो होगी ना वो सिर्फ वो कंडक्टिंग होगी। ठीक है, ए सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड सिंक एट लो टेम्परेचर वाइज एंड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। ठीक हो गया, ये चार इसके पार्ट्स है। कारनेट साइकिल किस तरह से बनता है। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कारनेट इंजन इज नॉन कॉल्ड कारनेट साइकिल। द कारनेट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो है ना वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अच्छा, ये मैं आपको ना फिगर भी दिखा देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे फिगर बनी हुई है। ये स्टार्ट होता है जी पॉइंट ए से, पॉइंट ए से बी तक जो है ये है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये देखेंगे कि पीवी डायग्राम के अंदर बाय द कर्व ए बी से ये देखेंगे लाइन शो। ठीक हो गया। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एट हीट एट टेम्परेचर TH एंड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड। आपको पता है कि जब भी गैस को हमने गर्म करना होता है, जब उसको हीट अप करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपैंड। लेकिन उसने एक्सपैंड होना है आइसोथर्मली, मीन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो है ना आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज स्लो प्रोसेस। ए सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट एट टेम्परेचर TH एंड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड वेरी स्लोली बाय रिमूविंग वेट्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन इस तरह से होती है ना, ये बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया है कि इस तरह से एक सिलेंडर है, इसकी वाल जो है ना वो नॉन कंडक्टिंग है, ये बेस कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर हमारे पास कोई भी वेट पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने वेट को रिमूव करते जाना है, गैस ने एक्सपैंड होना है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी और एक्सटर्नली वर्क होता जाएगा और एक्सपैंड करेगी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन हीट QH जो है ना वो अब्जॉर्ब होगी सोर्स से, सिंस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी के, तो कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, डेल्टा इंटरनल इज इक्वल टू 0। ऑल द हीट एडिड टू द सिस्टम अपीयर एज द वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, जब हमारे पास होता है वर्क डन होता है एक्सपेंशन के अंदर, तो क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है और प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। प्रेशर डिक्रीज़, वॉल्यूम इंक्रीज़। तो
आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो है मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर क्या है, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई कि मैं दोबारा बनाती हूँ। प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब भी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज़, वॉल्यूम इंक्रीज़, और कंप्रेशन जब होती है उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैं अब आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, पीवी डायग्राम। ये इसके ऊपर जो है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने वॉल्यूम लिया हुआ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिया हुआ है, प्रेशर। जब हम ए से बी मूव करते हैं तो प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज़। ये प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इधर वाली साइड पे, ठीक हो गया। तो ए से बी जो टर्म है इसके अंदर हमारे पास हीट जो है ना अब्जॉर्ब हुई है ना, क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड हुआ है। जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। अब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट लेता है तो गैस एक्सपैंड होती है, एक्सटर्नली वर्क होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ शोन ऑन द पीवी डायग्राम। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। होनी इसमें भी एक्सपेंशन है। अब एक्सपेंशन के अंदर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़, और वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़। द सिलेंडर इज़ नाउ प्लेस्ड ऑन द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड सो दैट हीट डज नॉट एंटर और लीव। अब हमने क्या करना है कि उस सिलेंडर जो है ना, हमने उसको एक्सपेंड कर रहे थे, पिस्टन ऊपर पड़ी है, पहले इसको हमने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ, बर्नर के ऊपर रखा हुआ था ताकि हीट अंदर जा सके। अब हमने बर्नर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। बर्नर रिमूव हो गया। अब हमने इसके नीचे एक स्टैंड लगा देना है जो कि नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, क्योंकि हमारी बेस कंडक्टिंग थी ना। बेस कंडक्टिंग इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें पहले हीट देनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब अगले सिस्टम के अंदर हमने एडियाबैटिकली करना है, तो कोई भी हीट ना एंटर होगी ना लीव होगी। जब कोई भी हीट एंटर और लीव नहीं होगी तो उस सूरत में हमारे पास टेम्परेचर राइज या कम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हीट एंटर के लीव नहीं होगी। ये हमने नॉन कंडक्टिंग स्टैंड लगा दिया, वॉल और पिस्टन ऑलरेडी कंडक्टिंग थे, तो अब गैस सडनली एक्सपैंड होगी, ठीक है। अब अलाउड टू एक्सपैंड, सॉरी स्लोली एक्सपैंड होगी और मूविंग, हमने यहाँ से वेट रिमूव करने हैं। अब भी टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा क्योंकि नीचे से तो कोई हीट आ नहीं रही ना, गैस ऊपर को जा रही है, एक्सपैंड हो रही है। द सिलेंडर इज़ नाउ प्लेस्ड ऑन द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड so that heat does not enter or leave the gas. The gas is allowed to expand slowly by removing more weights from the piston. The process is adiabatic, so Q is equal to 0. The piston does negative work on the gas and the work is done at the cost of internal energy of the gas. So the temperature of gas decreases to TL. This process is shown on the PV diagram by the curve BC. ये जैसे मैंने आपको AB दिखाई थी, अब ये वाली टर्म आ गई है BC। पहले टेम्परेचर TH था, देन टेम्परेचर TL हो गया, इसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हुई है, इसके अंदर नहीं हुई। अब हमारे पास आनी है कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर अभी मैं आपको स्टार्ट में बता के आई हूँ कि वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़। प्रेशर इंक्रीज़, तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करना है, तो ये इस तरह से कर्व आ जाएगी CD, फिर उसके बाद DA वापस। तो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था हम उसी पॉइंट पे जो है ना वो दोबारा से पहुंच गए हैं, ठीक है। तो CD टर्म, अब जब हमारे पास कंप्रेशन होगी ना, द सिलेंडर इज़ नाउ प्लेस्ड ऑन द सिंक हम नीचे रख देंगे जहाँ से हमारे पास अब्जॉर्प्शन होगी हीट, मतलब हमने सिंक रखना है जो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। द गैस इज़ कंप्रेस्ड बाय एडिंग वेट्स। अब पहले पिस्टन से हमने वेट को जो रिमूव किया था ना, ये जो वेट पड़े हुए थे ऊपर, वज़न रखा हुआ था, वो वज़न हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना हम दोबारा से प्लेस करना शुरू कर देंगे ताकि गैस एक्सपैंड होने के बाद अब कंप्रेस होना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैस रिजेक्ट हीट QL टू द सिंक एट TL। दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अब वर्क जो है, अब ये देखें कि प्रेशर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो वर्क कौन सा होगा, वर्क इज़ नॉन पॉजिटिव वर्क इज़ डन ऑन द गैस। तो वर्क क्या होगा, इसके ऊपर होगा। पहले वर्क डन बाय द सिस्टम था, ठीक है, अब वर्क ऑन द सिस्टम है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमने पढ़ा था क्या था, पॉजिटिव था। ड्यूरिंग कंप्रेशन द प्रेशर प्रोसेस इज शोन इन द PV डायग्राम बाय द कर्व CD। यानी अभी आपको कर्व दिखा दी है। नेक्स्ट इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। द सिलेंडर इज़ फाइनली प्लेस्ड ऑन द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। अब अगेन नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे। पहले हमने उसको कंडक्ट करवाया, उसके बाद कंडक्शन ज़ीरो कर दी। ज़ीरो करनी है कैसे कि हमने नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रख देना है। साइड है और पिस्टन ऑलरेडी नॉन कंडक्टिंग है। द गैस इज़ कंप्रेस्ड बाय एडिंग मोर वेट्स ऑन द पिस्टन सिंस द प्रोसेस इज adiabatic, so no heat can enter or leave the system. Work is done on the gas due to which temperature of the gas increases to TH. Thus the gas returns back to its initial state and the cycle is
तो हम एडियाबैटिक कंप्रेशन, जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी ना, उसके अंदर भी हीट ना अब्जॉर्ब हो रही थी ना रिलीज़ हो रही थी। अब वहाँ पर जो है एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन हो रही थी तो गैस एक्सपैंड हो रही थी। जब गैस एक्सपैंड हो रही तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, लो हो रहा था। अब हमारे पास हम क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन के नतीजे में हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब वर्क कर रहे हैं वो वर्क किस फॉर्म में अपीयर होना चाहिए, हीट। लेकिन हीट नहीं, यहाँ पर ना हीट एंटर होनी है सिस्टम के अंदर, ना रिलीज़ होनी है। क्यों? क्योंकि उसकी बेस भी नॉन कंडक्टिंग है, दोनों वाल्व्स भी नॉन कंडक्टिंग है और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है। दैट्स वाई गैस का जो है ना वो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर राइजेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर लोअर। ठीक हो गया। तो दिस प्रोसेस द वर्क दस द गैस रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट एंड द साइकिल इज कम्प्लीटेड। अब साइकिल कंप्लीट कहाँ पे हुआ, ए पे जाके। स्टार्ट भी कहाँ पे हुआ था, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर अगेन डी पे, और डी से स्टार्ट आ गया ए पे। मतलब 2 दफ़ा गैस जो है ना वो एक्सपैंड हुई है एंड देन 2 दफ़ा ही हमने उसको कंप्रेस की है। मतलब ऑपोजिट कर दिया ना, पहले आइसोथर्मल एक्सपैंड किया और आइसोथर्मल कंप्रेस किया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ऑपोजिट आइसोथर्मल कंप्रेस, रिवर्स कर दिया ना सिचुएशन को। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तो एडियाबैटिक दोबारा क्या कर दी, कंप्रेशन कर दी। द प्रोसेस इज नाउ शोन इन द पीवी डायग्राम बाय कर्व डी ए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट ये जो है ना हमारे पास, जो मैंने आपको पिस्टन बना के दिखाई थी वो इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। ए से बी की तरफ जब हम जाते हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है और ये गैस QH हीट इसके अंदर जो है ना वो एंटर हो रही है। ये जो है ए सी से बी से सी की तरफ आता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। हम यहाँ पर ये जो इस तरह से शो किया हुआ है ना, नीचे से हम क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी रिजर्वायर दे रहे हैं। यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग आ गई है, नॉन कंडक्टिंग आ गई है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है और कोई भी हीट इसके अंदर रिलीज़ नहीं हो रही। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है तो QL हीट उससे हम ले रहे हैं और इसको हमने किस पे रखा हुआ है, सिंक के ऊपर, और ये यहाँ पर इस तरह से। ठीक हो गया। So the gas undergoes a cycle A, B, C, D, A. It is a reversible cycle and is called Carnot cycle. The 4 steps described above are illustrated in PV diagram shown in figure below. ये फिगर भी हम देख चुके हैं, सारी स्टडी कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन। नाउ लेट अस नाउ कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नट इंजन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप सब हमने ना 1 बाय 1 सारे स्टेप्स के अंदर ये पहले ए से बी की तरह लिए जो है ना जितनी हीट जा रही है वो कैलकुलेट करनी है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करनी है क्योंकि दोनों प्रोसेसेस की इक्वेशंस डिफरेंट हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलॉन्ग द पाथ ए बी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। बाय फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। क्योंकि हमारे पास होती है हीट जो है वो किसके बराबर होती है, Q इज इक्वल टू W प्लस इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी 0 तो Q किसके बराबर है, W के, W ए बी पाथ के ऊपर तो NR log ऑफ VB ओवर V है। ये हमने ना पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी स्टडी करना है, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप लोगों ने ये VB और उसके बाद सिमिलरली फॉर, अच्छा हमने ना ये आइसोथर्मल प्रोसेस एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना है और इसके अंदर हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी कर लेनी है और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी कर लेनी है। हमने हीट कैलकुलेट देखे ना, ये देखें आपके पास डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हीट अब्जॉर्ब हो रही है और आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो ये दोनों हीट हम आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये QH हो गया, ये वर्क डन बाय द सिस्टम था एंड देन द वर्क डन ऑन द सिस्टम NRT VC ओवर VD, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। क्लियर। अब इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करेंगे तो लॉग ऑफ VC ओवर VD आ जाएगा और TL ओवर TH आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव TV gamma -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर एडियाबैटिक पाथ BC के लिए हम लिखेंगे TH VB TL VC gamma -1। अच्छा जी, जब इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा TH ओवर TL VC gamma -1 ओवर VB gamma -1 होल पावर कर देंगे फॉर एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक DA के लिए भी करेंगे, देखिए ना, D से A की तरफ कंप्रेशन के लिए, इसके लिए भी TH ओवर TL कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन TH ओवर TL के बराबर है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्लियर। अच्छा जी, gamma -1 जब पावर सेम हो तो कोफिशेंट, ये पावर सेम है ना तो कोफिशेंट इक्वेट हो जाते हैं तो ये हमारे पास इक्वेट हो गए कोफिशेंट। ठीक हो गया। VC ओवर VD VB ओवर VA, VC ओवर VD इज इक्वल टू VB ओवर VA। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी तो QL ओवर QH किसके बराबर आ जाएगा, TL ओवर TH। तो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस QL ओवर QH। पुटिंग द वैल्यू ऑफ QL ओवर QH दैट इज TL ओवर
TH. In equation 6 we get E is equal to, E is the efficiency, 1 minus TL over TH. E is equal to TH minus TL over TH. From this expression we find the efficiency of Carnot engine only depends upon the temperature of the source and the temperature of the sink. ठीक है, it is not depending upon the working substance. That's why it is only controlled by controlling the temperature of high temperature reservoir sink and source, or high temperature reservoir and cold temperature reservoir. It is to be noted that the Carnot engine is not 100% efficient, but it is an ideal engine that is working on the reversible process. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट इंशाल्लाह कार्नट थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. अल्लाह हाफिज़.